brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। कल यानी 31 मई का दिन कुछ अलग अलग सा होगा। हम 3-4 महीनों से लगातार जो इतने सारे भाषण, इतनी सारी रैलियों को देखते सुनते आ रहे थे वो थम जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार 31 मई से थम रहा है। अब कोई नेता आपको लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते या भाषण देते नहीं दिखेंगे। अब सीधा 1 जून को आखिरी चरण के लिए मतदान होगा और 4 जून को नतीजे। आखिरी दौर के आखिरी दिन के चुनाव प्रचार पर और चुनावी भाषणों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन हैं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार थमने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मतदाताओं के लिए 30 मई को एक संदेश जारी किया। वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की थी। अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देने का अवसर हो, ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दी। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकसभा चुनाव प्रचार के समापन पर संदेश जारी किया। कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 4 जून को अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का नाम तय कर लिया जाएगा। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 30 मई को पंजाब के मतदाताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी। 3 पेज के इस खत में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सबसे खराब उदाहरण पेश किया। उनकी बातें पूरी तरह विभाजनकारी थीं। आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जैसी भाषा प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल की। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा और गंभीरता को कम करने वाली बात रही। पूर्व प्रधानमंत्री ने कवि अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखते हुए चिट्ठी पूरी की। उन्होंने लिखा कि फिर उठी आखिरी सदा तौहीद की पंजाब से, मर्द कामिल ने जगाया हिंद को फिर ख्वाब से। ये हुए मतदाताओं के नाम अलग अलग संदेश जो जारी हुए थे। आप जानते हैं कि सत्ता और विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस लोकसभा चुनाव के अपने अपने अंतिम भाषण में क्या कहा, कौन कौन से मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में थे। यहाँ उन्होंने मंच से एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक वो सरकार में है आरक्षण लागू रहेगा। मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार SC, ST, OBC के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सत्ता में आते ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत रविदास के नाम पर रख दिया जाएगा। आप जानते ही होंगे कि संत रविदास ने आजीवन दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए काम किया था। राम मंदिर तो बना, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हमने अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया। लेकिन हवाई अड्डे का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है।
यानी राम जी के पास जाना है, रामलला के पास जाना है, पहले वाल्मीकि जी के पास जाना होता है। इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 30 मई को ओडिशा के बालासोर में थे। कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ बोलता हूं तो भाजपा ने मेरे खिलाफ 24 केस लगवा दिए, मेरी संसद सदस्यता ले ली, मेरा घर तक ले लिया। मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा ये जो तुम्हारा घर है, सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, ओडिशा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी देश, बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। बयान और भी नेताओं की तरफ से आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने के दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। वहीं हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने वाराणसी में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा। मैं जब छोटा था तो टीवी पर सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल को जैसे सपने देखने का अधिकार था, वैसे राहुल गांधी जी को भी है। 4 तारीख तक वो सपने देख सकते हैं। अपने सपनों में वो भारत के क्या, विश्व के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। भैया इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। विपक्ष की तरफ से पलटवार आया अखिलेश यादव का। कहा कि भाजपा 140 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने सबसे ज्यादा आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। सरकारी नौकरियां इसीलिए नहीं दे रहे हैं जिससे उन्हें आरक्षण न देना पड़े, क्योंकि सरकारी नौकरियां आएंगी तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, खासकर पिछड़े दलित और आदिवासी भाइयों बहनों के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। सीटों 140 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही। 7वें चरण के मतदान से पहले 2 विवाद भी खड़े हो गए। पहला विवाद प्रधानमंत्री मोदी के मेडिटेशन वाले कार्यक्रम को लेकर है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री का 30 मई की रात से लेकर 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 48 घंटे तक ध्यान लगाने का कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कहा है कि अगर प्रधानमंत्री वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ नहीं पता वो ध्यान क्या लगाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान कार्यक्रम को टीवी पर दिखाया गया तो वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। इसी तरह सीपीएम तमिलनाडु के सचिव हैं के बालाकृष्णन। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र लिखा और प्रधानमंत्री के मेडिटेशन के दौरान इससे जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करना प्रधानमंत्री की निजी पसंद है, लेकिन अगर मीडिया इसका सीधा प्रसारण करती है तो ये पीएम मोदी और भाजपा के लिए प्रचार का माध्यम बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के दिन प्रधानमंत्री का सुर्खियों में रहना आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। इस मसले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कहा कि प्रधानमंत्री के मौन व्रत की घोषणा करना प्रचार का तरीका है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरा विवाद ओडिशा के एक टीवी चैनल की वजह से खड़ा हुआ। यहाँ उड़िया भाषा के एक चैनल नंदी घोष टीवी ने 29 जून को एग्जिट पोल टेलीकास्ट कर दिया। चैनल के खिलाफ चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126A के तहत एग्जिट पोल का प्रसारण 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंधित है। आपको याद दिला दें कि 1 जून को 7वें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के कुल 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में बिहार के 8, हिमाचल प्रदेश के 4, झारखंड के 3, ओडिशा के 6, पंजाब के 13, उत्तर प्रदेश के 13,
पश्चिम बंगाल के 9 और चंडीगढ़ की एक सीट पर मतदान होना है, यही वो यूटी है। बड़ी खबर यहीं तक, अब चलते हैं सुर्खियों पर। पुणे के पॉश कार हादसे में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। 27 मई को इस केस में एक नया मोड़ तब आया था जब पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक भी दिया गया। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर अजय तावरे और श्रीहरि हलनोर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 27 मई को यह साफ नहीं हो पाया था कि मुख्य आरोपी का ब्लड किस व्यक्ति से बदला गया। लेकिन अब पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां शिवानी अग्रवाल से बदला गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट कहती है कि हादसे के वक्त कार में सवार बाकी 2 लोगों के ब्लड सैंपल भी उनके परिवारों के सदस्यों से बदले गए थे। इंडिया टुडे के दिवेश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड सैंपल में हेराफेरी के आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद से शिवानी अग्रवाल फरार हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इस मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। ससून अस्पताल के डीन विनायक काले ने दावा किया है कि ब्लड सैंपल बदलने वाले आरोपी डॉक्टर तावड़े को विधायक सुनील टिंगरे की सिफारिश के बाद नियुक्त किया गया था। उनकी सिफारिश के बाद ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी थी। विनायक काले ने यह भी बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट और ड्रग मामलों में आरोपी होने के बावजूद डॉक्टर तावड़े को फॉरेंसिक मेडिकल विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से आई है। यहाँ के कुपवाड़ा जिले के एक पुलिस स्टेशन में 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 आर्मी के जवानों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 160 टेरिटोरियल आर्मी HNI जम्मू कश्मीर राइफल्स के इन जवानों पर हत्या का प्रयास और अपहरण के इल्ज़ाम हैं। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक एक ड्रग्स केस की जांच के सिलसिले में पुलिस ने कुपवाड़ा के बटपुरा इलाके में टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के घर पर कथित रूप से छापा मारकर पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के इस एक्शन से सेना की स्थानीय इकाई कथित तौर पर नाराज थी। FIR के मुताबिक 28-29 मई के दरमियानी रात लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित सूद, लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव चौहान और लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल के नेतृत्व में टेरिटोरियल आर्मी के जवान जबरन पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर बंदूक के बट और डंडों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में उनके कई जवान घायल भी हो गए, जिनका इलाज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है। FIR के मुताबिक सेना के जवानों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर के रक्षा प्रवक्ता ने इस घटना को सेना और पुलिस के बीच मामूली मतभेद बताया। उनका दावा है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से अब सुलझा लिया गया है। अब जानिए लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया था कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ समय पहले जाएं तो दुनिया ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने के बाद महात्मा गांधी को वैश्विक स्तर पर पहचानना जानना लोगों ने शुरू करा। इस पर अब राहुल गांधी की तरफ से भी उनका जवाब आया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बड़ा वीडियो जारी करा है जिसमें वो अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग नाथूराम गोडसे के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वो गांधी को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी को किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। PM मोदी के महात्मा गांधी की पहचान पर किए दावे के बाद राहुल गांधी ने वीडियो जारी करा है। इसमें राहुल गांधी महात्मा गांधी की एक मूर्ति के पास खड़े हैं और कह रहे हैं कि जो लोग नाथूराम गोडसे के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वो गांधी को नहीं समझ सकते। राहुल ने वीडियो के साथ लिखा, सत्य और अहिंसा के रूप में बापू ने दुनिया को ऐसा मार्ग दिखाया जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की, खड़े होने का साहस देता है। उन्हें किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र में बीजेपी को समर्थन देने के मामले में अपने पत्ते नहीं खोलने का फैसला किया है। साथ ही कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो सही रुख अपनाएंगे। इसके अलावा ANI को दिए इंटरव्यू में नवीन पटनायक ने उनकी पार्टी BJD में उत्तराधिकार को लेकर कहा कि मैंने बार बार कहा है कि उत्तराधिकारी का फैसला राज्य की जनता करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या CM पटनायक कार्तिकेयन पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं,
इस पर नवीन पटनायक ने कहा कि मैं इन अतिशयोक्ति को समझ नहीं पा रहा हूं। आपने देखा होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो मेरे उत्तराधिकारी नहीं हैं। मैं इन सब बातों को एक अतिशयोक्ति भर ही मानता हूं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीके पांडियन पर स्टेट को कंट्रोल करने के भारतीय जनता पार्टी के तक कुछ नेताओं के आरोपों को भी खारिज कहा कि यह हास्यास्पद है, इनका कोई महत्व नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके करीबी सहयोगी वीके पांडियन गेटकीपर के रूप में काम कर रहे हैं और क्या वो उनकी यानी सीएम की ओर से सभी फैसले लेते हैं, तो इसके जवाब में नवीन पटनायक ने कहा कि इस तरह की बातें हास्यास्पद हैं, इनका कोई आधार नहीं है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे जेडीएस के प्रत्याशी जो कर्नाटक में जेडीएस के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उनके चुनावी क्षेत्र हासन में बड़ी संख्या में लोगों ने रैली की। कर्नाटक और राज्य के बाहर से आए तमाम अलग अलग हिस्से से जो महिलाएं आई थी, किसान आए थे, दलित और वाम संगठनों के लोग आए थे, उन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया। रैली में शामिल वरिष्ठ सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने कहा, हमें यहाँ उन शक्तियों को नोटिस देने पहुँचे हैं जो महिलाओं के शोषण में संलिप्त हैं। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक यौन शोषण के पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ये रैली ज़िले की उन तमाम राजनीतिक शक्तियों के खिलाफ भी है जो प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े हैं और यहाँ लोगों में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। ये रैली पीड़ितों को ये बताने के लिए है कि हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। पेशे से वकील एस बालन ने कहा कि कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिससे राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें पीड़ितों को वित्तीय सहायता दे सकती हैं। रैली में एक के बाद एक सभी वक्ताओं ने न केवल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बल्कि उन पर भी एक्शन की मांग की जिन्होंने उस कथित वीडियो की पेन ड्राइव बांटी थी। देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, नतीजों से पहले एग्जिट पोल किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जानने के लिए दी ललन टॉप से जुड़े लाइव 1 जून को शाम 5 बजे से सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप चुनाव यात्रा की पूरी टीम के साथ। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।